हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई प्रेप पे। जो आज का बच्चों हमारा टॉपिक रहेगा वो क्लास 12 की जो बुक है समकालीन विश्व की राजनीति, उसका पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर, उसको हम इस वीडियो में कवर कराएंगे पूरे चैप्टर्स को। और साथ ही साथ अगर बच्चों आपने हमारी जो इंट्रो वाली वीडियो नहीं देखी पॉलिटिकल साइंस की बुक की, तो उस नीचे दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। उसमें क्या हमने सारे चैप्टर को संक्षेप में विवरण दिया, जिससे कि आपको जो चैप्टर्स आएंगे आगे उनको समझने में आसानी रहेगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 की जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, तो देख लेते हैं आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, शीत युद्ध के दौर में हम सबसे पहले जानेंगे शीत युद्ध कैसे आरंभ हुआ, शीत युद्ध का कैसे आरंभ हुआ, शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के दौरान आई तनाव की युद्ध की स्थिति, क्यूबा मिसाइल संकट। ज्यादातर एग्जाम में क्यूबा मिसाइल संकट से क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ लेगा क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। बच्चों देखिए, हमने क्या इस वीडियो में क्वेश्चंस के साथ ही कराया है, मतलब कि अगर मैं कहूँ नोट्स, प्रॉपर नोट्स के साथ ये वीडियो है। इसमें क्या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो आप अगर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और इसका जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या नोट कर रहे हैं, तो आप उसमें आंसर को लिख सकते हैं। तो क्यूबा मिसाइल संकट जानेंगे। दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा थी, इनकी वैचारिक मतभेद जानेंगे, क्या थे इनके वैचारिक मतभेद। गुट निरपेक्ष आंदोलन जानेंगे और साथ ही साथ इसकी भूमिका जानेंगे, शीत युद्ध में गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या भूमिका रही। तो यानी कि अगर मैं संक्षेप में कहूं तो पूरा चैप्टर इन जो टॉपिक है इन पर डिपेंड है, तो पूरा चैप्टर हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं महत्वपूर्ण पात्र कौन कौन से, कैरेक्टर कौन कौन से हैं इस चैप्टर में। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन, जिन्होंने क्या करा था 1947 में सोवियत संघ को रोकने के लिए एक सिद्धांत दिया था। तो ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, क्यूबा मिसाइल संकट में जॉन एफ कैनेडी का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। सोवियत संघ के नेता निकिता खुरुश्चेव राष्ट्रपति थे। ये निकिता खुरुश्चेव क्यूबा मिसाइल संकट के मतलब कह सकते हैं कि इन्हीं के कारण क्या क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, निकिता खुरुश्चेव के कारण ही। क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो, साथ ही साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम जानेंगे। और मिस्र के, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया के जो नेता हैं वो गुट निरपेक्ष में रहे हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ मैं अभी आपको बता देता हूं, दो देशों पे हम सबसे ज्यादा बात करेंगे, अमेरिका पे और सोवियत संघ पे। कौन से दो देश पे आपको फोकस करना है? अमेरिका पे, सोवियत संघ पे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इन्हीं दो देशों के ऊपर है। तो इसकी स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध का दौर के लिए हम देख लेते हैं इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, किस प्रकार से शीत युद्ध आरंभ हुआ। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि शीत युद्ध कैसे आरंभ हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं 1914 से 1918 में दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। कब हुआ? 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसी के कारणवश क्या होता है, 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ भाई, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसी के कारणवश क्या हो गया, 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध में दो तरफ गुट बन जाते हैं। एक तरफ मित्र राष्ट्र के देश हो जाते हैं, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। तो कह सकता हूं ये चार शक्तियां एक तरफ थी। दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र जर्मनी, जापान, इटली। अगर आपसे मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र के देश पूछ लेता है क्वेश्चन में तो आप बता सकते हैं। तो दूसरी तरफ कौन से थे? जर्मनी, जापान और इटली। अब क्या होता है बच्चों, देखिए 1945 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है द्वितीय विश्व युद्ध में। क्या होता है, ये जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है। क्या? जर्मनी आत्मसमर्पण कर देता है। जो जर्मनी का जो नेता होता है, लीडर होता है हिटलर, उसने क्या आत्महत्या कर ली थी। अब क्या रहता था? जापान। तो जापान आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था, तो अमेरिका ने क्या करा, जापान के दो शहर हिरोशिमा, नागासाकी पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को दो परमाणु बम, लिटिल मैन, फैट मैन नामक दो परमाणु बम गिरा दिए 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को। अब क्या है, अमेरिका ने तर्क दिया कि मैंने क्यों गिराए बम, तो अमेरिका ने तर्क दिया युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए। क्या? युद्ध को जल्दी समाप्त करने के लिए, और जो 7 मित्र राष्ट्र के देशों का नुकसान बचाने के लिए मैंने जापान पर बम गिराए। तो ये अमेरिका ने अपना तर्क दे दिया। लेकिन इसकी जो मंशा क्या थी बम गिराने की, इसकी मंशा ये थी कि सोवियत संघ, जो इसका एक तरह से कह सकते हैं प्रतिद्वंदी देश था, उसको एशिया में सैन्य राजनीतिक लाभ उठाने से इसको रोकना था। क्या करना था? इसकी मंशा ये थी कि युद्ध को जल्दी समाप्त कर दूं, ताकि सोवियत संघ जो सैन्य और राजनीतिक आर्थिक जो फायदा ना उठा सके एशिया के देशों में, और ये दिखाना कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। साथ ही साथ ये भी दिखाना चाहता था कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। तो आपको ये समझ में आ गया 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में ये हुआ। अब देख लेते हैं क्या होता है फिर
फिर क्या होता है, वैश्विक राजनीति में दो महाशक्तियों का उदय हो जाता है, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान क्या होता है, युद्ध में बहुत ज्यादा क्षति हो जाती है, उनको नुकसान हो जाता है, तो वो महाशक्ति कहलाने लायक नहीं रह जाते। तो वैश्विक राजनीति में दो महाशक्तियां आगे ना, वही दो देश, अमेरिका, सोवियत संघ, तो विश्व में दो शक्तिशाली देश बच जाते हैं, अमेरिका, सोवियत संघ। अमेरिका की जो विचारधारा थी इसको जान लेते हैं। अमेरिका की विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा। तो पूंजीवादी विचारधारा को आप समझ के चलेंगे बच्चों। अभी से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, संपत्ति पे निजी स्वामित्व होता है, यानी कि जो संसाधन होते हैं उस पर निजी अधिकार होता है। जैसे मैं आपको कहूँ भारत में रेलवे, तो रेलवे क्या अमेरिका में निजी हाथों में भी हो सकती है, तो अमेरिका में क्या संपत्ति पे निजी हाथों में होती है। सोवियत संघ, यहाँ क्या होता है, राज्य का संप्रभुत्व होता है, यानी कि जो संपत्ति होती है वो राज्य के हाथों में होती है। तो आपको ये समझ में आ गया, अमेरिका, सोवियत संघ। अब अगर आपसे क्वेश्चन कर लेता है कि शीत युद्ध कैसे आरंभ हुआ, तो आप ये पॉइंट्स देके अपना आंसर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जो दूसरा क्वेश्चन बनता है, शीत युद्ध होने के मुख्य कारण। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा बच्चों शीत युद्ध होने के मुख्य कारण, तो आप इन पॉइंटों को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला क्या कारण था, विचारधारा। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी, सोवियत संघ की विचारधारा समाजवादी थी। तो पहला कारण शीत युद्ध होने का ये था आपका विचारधारा का। दूसरा कारण क्या था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच महाशक्ति बनने की होड़ हो गई थी कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कौन है। तो अमेरिका सोवियत संघ के बीच महाशक्ति बनने की होड़, इसी कारण क्या वो एक दूसरे के सामने आ गए और शीत युद्ध का कारण बना ये। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर। तीसरा पॉइंट आपका आ जाता है, परमाणु बम की मार कोई झेलना नहीं चाहता था। अगर मैं कहूं तो अमेरिका भी, सोवियत संघ भी डायरेक्ट युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि दोनों देशों के पास क्या थे, परमाणु बम थे। उनको पता था अगर एक देश परमाणु बम गिराता है तो दूसरे के पास भी परमाणु बम है और कोई भी उसका नुकसान नहीं झेलना चाहता था। तो ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका। युद्ध के बाद महाशक्ति कोई भी बने, लेकिन विनाश दोनों का होगा। अगर मैं कहूं कि अमेरिका सोवियत संघ के ऊपर बम गिराता तो बेशक से अमेरिका जीत जाता युद्ध में, लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता। अपरोध, रोक और संतुलन। देखिए बच्चों इस पॉइंट को लिख लीजिए आप, अपरोध, रोक और संतुलन। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर कोई शत्रु आक्रमण करके अपने उसके, अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, अमेरिका अगर सोवियत संघ पर परमाणु हमला कर देता है, क्या करता है अमेरिका, सोवियत संघ पर परमाणु बम गिरा देता है, फिर भी क्या होता है, सोवियत संघ के पास इतने हथियार बच जाते हैं कि वो अमेरिका का नुकसान कर सके। यानी कि एक ऐसा संतुलन बना रहता है जिससे क्या कोई भी देश युद्ध करने का मतलब इरादा नहीं करता, युद्ध करने की इच्छा नहीं करता। एक जगह पर एक साथ दो महाशक्तियां नहीं रह सकती, इनके बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है। तो आप इन 6 पॉइंट को लिख लीजिए। आपका पहला क्वेश्चन की दूसरा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, शीत युद्ध होने के मुख्य कारण। अब जान लेते हैं शीत युद्ध क्या है। अभी तक मैंने आपको इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दी, इसके होने के कारण बता दिए, तो आपके माइंड में थोड़ी सी चीजें तो बन गई होंगी। दो महाशक्तियां अमेरिका सोवियत संघ के बीच हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती थी। क्या होता था इन दोनों के बीच, क्या अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती थी। इस प्रकार का वातावरण बना रहता था कि युद्ध कभी भी हो सकता है। इन दोनों के बीच का ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल बना रहता था कि युद्ध कभी भी हो सकता है। युद्ध, ये एक शीत युद्ध क्या था, देखिए बच्चों ये युद्ध ऐसा था, शीत युद्ध युद्ध भूमि में ना लड़ाई जाने वाला युद्ध। यानी कि ये जो युद्ध होते थे, जैसे आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा, पानीपत का युद्ध है, ये क्या होते थे, जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध होते हैं 1965 का, 1971 का, भारत चीन के युद्ध है, ये क्या होते थे, युद्ध भूमि में लड़े जाते थे। ये लेकिन युद्ध भूमि में ना लड़े जाने वाला युद्ध था, बिना अस्त्र शस्त्र के लड़े जाने वाला। अब देखिए अस्त्र से तो लड़ा नहीं जा रहा, लेकिन हथियारों का जमावड़ा लगाया जाता था, यानी कि डर बना रहता था कब युद्ध हो जाए। इसलिए क्या अमेरिका भी, सोवियत संघ भी क्या ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठे करते रहते थे। तो शीत युद्ध कैसा युद्ध था, वैचारिक रूप से, कूटनीतिक रूप से लड़े जाने वाला युद्ध। इन पॉइंट को एक बार अपने माइंड में दोहरा लीजिए, क्या तनाव का और आपका युद्ध की शंका का, बिना हथियारों के लड़े जाने वाला युद्ध, बिना युद्ध भूमि के लड़े जाने वाला युद्ध। तो इस तरह आपका क्या पॉइंट क्लियर हो जाएगा, शीत युद्ध क्या है। वैचारिक युद्ध, किसकी विचारधारा ज्यादा देशों द्वारा स्वीकार की जाती है, यही युद्ध था कि अमेरिका के विचारधारा दुनिया के ज्यादा देश मानते हैं या सोवियत संघ के, पूंजीवादी विचारधारा ज्यादा देश स्वीकार कर रहे हैं या समाजवादी विचारधारा ज्यादा देश यूज कर रहे हैं। तो ये वैचारिक युद्ध था। शीत युद्ध शंका
भरा आक्रमण की आकांक्षा वाला युद्ध होता था। प्रतिद्वंदिता, शंका और हथियारों का निर्माण होता रहता था इस युद्ध में। तो आपको शीत युद्ध क्लियर हो जाएगा किस प्रकार का युद्ध था। शंका से भरा रहने वाला स्थिति, तनाव की स्थिति, बिना युद्ध भूमि के लड़े जाने वाला युद्ध। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने दिमाग में कर लीजिए, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा शीत युद्ध क्या है। अब देख लेते हैं बच्चों इसमें क्या शीत युद्ध के दौरान आई जो युद्ध की या झड़प की स्थिति। अगर आपको क्वेश्चन दे देगा कि शीत युद्ध तो डायरेक्ट युद्ध हुआ नहीं था युद्ध भूमि में, लेकिन अगर छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई थी उनके बारे में बता दीजिए। और क्वेश्चन आ जाता क्यूबा का मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट अब हम समझ लेते हैं 1961 में क्या होता है। ये देखिए एक देश है बच्चों, ये एक द्वीपीय देश है यानी कि समुद्र के अंदर क्यूबा। अब क्यूबा को देख लेते हैं। अब क्यूबा में क्या होता है, ये क्षेत्र में तो अमेरिका के है, क्या क्षेत्र में तो अमेरिका के, विचारधारा इसके यहाँ सोवियत संघ की है। क्या विचारधारा यहाँ सोवियत संघ की है और क्षेत्र में किसके, अमेरिका के। तो ये पॉइंट आपको पहले क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्यूबा यहाँ है और अमेरिका यहाँ है, तो ये अमेरिका के क्षेत्र में, लेकिन विचारधारा किसकी है, सोवियत संघ की। अब क्या होता है, क्यूबा साम्यवादियों यानी कि सोवियत संघ द्वारा शासित क्षेत्र था, जबकि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ देश था। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। अब क्या होता है, उस समय क्यूबा में राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो। कौन थे इसके, क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, फिदेल कास्त्रो। तो अब क्या होता है, सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, उनको क्या डर लग जाता है कि भाई अमेरिका के क्षेत्र में क्यूबा है, कहीं वो फिदेल कास्त्रो को हटा के अपना वहां नेता ना खड़ा कर दे। इसलिए क्या करते हैं निकिता क्रुश्चेव। देखिए शुरुआत निकिता क्रुश्चेव ने करी है। क्या करा, निकिता क्रुश्चेव ने को डर हो गया कि हमारी जो वहाँ विचारधारा मानी जा रही है क्यूबा में, कभी राष्ट्रपति वहाँ हमारे जो शासक है फिदेल कास्त्रो उसको ना हटा दें। इसके लिए क्या करते हैं सोवियत संघ के नेता, क्यूबा को सैनिक अड्डा बना देते हैं। वहां पे क्या करते हैं, परमाणु मिसाइल तैनात कर देते हैं और अमेरिका क्या मिसाइल के निशाने पे आ जाता है। वहां ये क्या करते हैं सोवियत संघ वाले, अगर मैं आपको सीधी सी भाषा में कहूँ, ये सैनिक अड्डा बना दिया अपना अमेरिका यहाँ। तो अब अमेरिका क्या निशाने पे आ गया सोवियत संघ के क्यूबा में, जब इनने क्या अपनी मिसाइल तैनात कर दी। अब क्या होता है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जॉन एफ कैनेडी मीटिंग मिलाते हैं और मीटिंग के बाद आदेश दे देते हैं कि क्यूबा के तरफ जो सोवियत संघ के जहाज आ रहे हैं उनको तुरंत रोक दिया जाए। अब क्या तुरंत रोक दिया जाएगा, अब क्या एक तरह से पूरी दुनिया को लगा कि अब तो तीसरा विश्व युद्ध होएगा। लेकिन क्या हुआ, स्थिति सामान्य हो गई और अंत में क्या दोनों ने स्थिति सामान्य कर युद्ध को टाल दिया। तो इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। आप सिर्फ अपने माइंड में ही बिठाना है आपको, क्यूबा एक द्वीपीय देश है यानी कि समुद्र के अंदर, वो क्या क्षेत्र में तो अमेरिका के आ रहा, लेकिन विचारधारा सोवियत संघ की मानी जा रही थी। सोवियत संघ ने यहाँ अपनी मिसाइल लगा दी थी, अमेरिका यहाँ निशाने पे आ गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्या करा, सोवियत संघ के जो जहाज आ रहे थे उनको रोक दिया था। तो ऐसी स्थिति बन गई थी जैसे युद्ध होएगा। अब छोटी मोटी लड़ाइयाँ वो देख लेते हैं। इसमें शीत युद्ध के दौरान जो छोटी मोटी हुई, दोनों महाशक्तियाँ 1950-53 में बर्लिन में आमने सामने आई, 1958 से 1962 में कागो में सामने आई, 1960 के दशक की शुरुआत में युद्ध की स्थिति बनी रही। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। इन संघर्षों को युद्ध में बदलने से रोकने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या इनको तीसरा विश्व युद्ध होने से रोकने में क्या गुटनिरपेक्ष देशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभी मैं आपको बताऊंगा गुटनिरपेक्ष क्या है। अब ये देख लेते दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय यानी कि मैं आपसे कहूँ ये दो ध्रुव, एक ध्रुव एक दुनिया, एक ध्रुव एक दुनिया, इसको ऐसे समझेंगे। दो ध्रुव बन गए यानी कि दो दुनिया। एक तरफ पश्चिमी गुट अमेरिका, अगर मैं आपसे कहूं हमेशा याद रखना पश्चिमी गुट या पहली दुनिया, तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए, अमेरिका की तरफ। तो ये अमेरिका हो जाएगा आपका। और जिसकी विचारधारा कौन सी थी, विचारधारा मैंने आपको क्या बताई, पूंजीवादी। अब ये दूसरी जो दुनिया है ये आपकी सोवियत संघ। कौन सी दूसरी दुनिया कौन सी है, सोवियत संघ। अब क्या होता है बच्चों, इसको समझेंगे। दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई। एक तरफ पश्चिमी गुट अमेरिका था जिसकी विचारधारा पूंजीवादी थी, दूसरी तरफ पूर्वी गुट सोवियत संघ था। अगर मैं आपको पूर्वी गुट कहूं तो आप पूर्वी गुट या द्वितीय दुनिया तो सोवियत संघ थी जिसकी विचारधारा समाजवादी थी, जो मैंने आपको बता दिया। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। देखिए ये यूरोप एक महाद्वीप है। दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, 7। अगर 7 महाद्वीप में से एक यूरोप महाद्वीप है, तो यूरोप महाद्वीप में क्या होता है, पश्चिमी के देशों ने तो अमेरिका की विचारधारा अपना ली। क्या करा, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया।
पूर्वी यूरोप के देशों ने क्या करा, सोवियत संघ में शामिल होगी। अब क्या करते हैं, पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दे दिया। अब ये पश्चिम के देशों ने, अमेरिका के देशों ने क्या करा, स्वयं को एक संगठन का रूप दे दिया। 1949 में नाटो का गठन कर लिया, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की, जिसमें क्या 12 देश शामिल थे। इन्होंने क्या 12 देश इन्होंने मिलकर नाटो की स्थापना कर ली, इसका गठन का क्या उद्देश्य था कि अगर सोवियत संघ का कोई भी देश, पूर्वी यूरोप का कोई भी देश अगर पश्चिमी यूरोप के यानी कि नाटो के किसी भी एक सदस्य पे हमला करता है तो ऐसा माना जाएगा पूरे नाटो पे यानी कि 12 देशों पे हमला हुआ और 12 देश मिलकर ही उस देश पर आक्रमण करेंगे। इसी के लिए क्या करा, पूर्वी गठबंधन ने भी क्या करा, सोवियत संघ ने भी 1955 में वार्सा संधि का गठन किया और इसका उद्देश्य नाटो के देशों से मुकाबला करना था। अब क्या करता है पूर्वी गठबंधन भी, यही जो सोवियत संघ है ये भी क्या कर लेता है, नाटो से लड़ने के लिए एक वार्सा संधि कर लेता है इससे मुकाबला करने के लिए। तो इस प्रकार अगर मैं कहूं कि दुनिया दो ध्रुवों में बट गई, एक तरफ पश्चिमी गुट बन गया अमेरिका का और पूर्वी गुट बन गया आपका सोवियत संघ के देशों का। अब इसमें जान लेंगे हम दुनिया का दो खेमों में बंटने का कारण क्या रहा, दुनिया दो खेमों में क्यों बट गई, पश्चिमी और पूर्वी दुनिया में क्यों बट गई। देखिए बच्चों, इसमें महाशक्ति अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहती थी। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया इनका मकसद ये था, अमेरिका सोवियत संघ का, कि दुनिया के कितने देश उनकी विचारधारा को मानते हैं, कितने देश उनके विचारधारा से अपना राज्य चलाते हैं। तो महाशक्ति अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहती थी और अपनी विचारधारा दुनिया के बाकी देशों पर थोपना चाहती थी। अब इसके लिए क्या करते हैं, छोटे देशों को अपने गुटों में शामिल कर लेते हैं। अब छोटे देशों को ये क्यों शामिल करते हैं, इसका कारण क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि इतने बड़े राष्ट्र सोवियत संघ और अमेरिका छोटे देशों को अपने गुट में शामिल क्यों करते थे, तो इसके पॉइंट हैं, इसको लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण खनिज संसाधन प्राप्त हो जाते थे। क्या छोटे देशों से इनको महत्वपूर्ण खनिज संसाधन प्राप्त हो जाते थे, भू क्षेत्र मिल जाता है यानी जमीन मिल जाती थी ताकि ये वहां पे हथियारों और सेना का संचालन कर सके, जासूसी सैनिक ठिकाने बना सके उन देशों पे, इसलिए छोटे देशों को अपने गुट में शामिल कर लेते थे। आर्थिक मदद के लिए छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकेंगे। क्या करेंगे, छोटे देशों से क्या वहां की अपनी सेना का खर्चा उठवाते थे। अब छोटे देश क्यों शामिल हो जाते थे, क्वेश्चन ये भी आ जाता है अगर आपसे, छोटे देश अपनी आर्थिक सहायता और सुरक्षा के कारण किसी एक गुट में शामिल हो जाते थे। सपोज करो अगर मैं किसी एक देश का नाम ले देता हूं, जैसे पाकिस्तान क्यों, अपनी आर्थिक सहायता कि मुझे थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा और मुझे सुरक्षा मिल जाएगी, इसलिए क्या अमेरिका गुट में शामिल हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं छोटे देश शामिल हो जाते थे इन गुटों में। अब देखें दो ध्रुवता को चुनौती किसने दी, गुट निरपेक्ष निकल के आया चुनौती देने के लिए। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन था। अगर मैं आपसे कहूं, अब दुनिया तो दो गुटों में बट रही थी, अब सब क्या कर रहे थे, छोटे छोटे देश एक गुट में जा रहे थे, कोई सोवियत संघ में, कोई अमेरिका में, कोई मतलब अगर पश्चिमी यूरोप में, कोई पूर्वी यूरोप में। अब क्या एक तीसरा गुट निकल के आया, उसने कह दिया हम किसी गुट में नहीं जाएंगे। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन था। गुट निरपेक्ष का अर्थ था पृथकवाद नहीं था, यानी कि उसका जो अर्थ ये नहीं था कि पृथक हो जाएगा, दुनिया से अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं था। सिर्फ उसका ये कहना था कि मैं किसी गुट में शामिल नहीं हूंगा, अपितु गुट निरपेक्ष तटस्थता पर आधारित था। अब ये अगर हम भारत के एग्जाम्पल इसको समझेंगे, भारत ने क्या करा, कह दिया ना मैं अमेरिका के गुट में जाऊंगा, ना सोवियत संघ के गुट में जाऊंगा, अपना विकास स्वयं करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दुनिया से हट गया, अलग हो गया, पृथक हो गया। समय समय पर ये अपनी भूमिका उसमें निभाता रहता था, यानी कि समय समय पर जब ऐसी स्थिति बनती थी, जब तीसरा विश्व युद्ध होने की कगार पे दुनिया आ जाती थी, तो भारत अपनी भूमिका निभाते थे, यानी कि गुट निरपेक्ष के देश अपनी भूमिका निभाते थे। मुख्य युद्ध में शामिल नहीं होने की नीति का पालन करते थे। क्या करते थे कि जो डायरेक्ट युद्ध है, शीत युद्ध, उसमें शामिल नहीं होंगे, किंतु प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता कराने में सक्रिय भूमिका निभाते थे गुट निरपेक्ष। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में क्या कह दूं, गुट निरपेक्ष क्या था, गुट निरपेक्ष ये था कि सोवियत संघ या अमेरिका के गुटों में शामिल नहीं होंगे, अपना विकास स्वयं करेंगे, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति आती है इन दोनों के बीच तो हम मध्यस्थता करवाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। ये आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन था। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का निर्माण कैसे हुआ, इसके ऊपर जान लेते हैं कि निर्माण कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ।
पूरी दुनिया दो गुटों में विभाजित होने लगी थी। नव स्वतंत्र देशों का अपनी स्वतंत्रता फिर से खोने का डर हो रहा था। ये क्या होता है 1950 है, उससे पहले क्या सभी देश करीब करीब गुलाम थे ब्रिटेन के, फ्रांस के। जैसे भारत किसका, ब्रिटेन का गुलाम था। 1947 में जैसे भारत आजाद हुआ था तो उस समय क्या नए देश स्वतंत्र हो रहे थे और उनको क्या डर था फिर से हम अमेरिका या सोवियत संघ के गुट में जाकर अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। तो एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था पूरी दुनिया दो गुटों में विभाजित होने लगी थी। अगर क्वेश्चन कर लेगा आपसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का निर्माण और किन कारणों से हुआ तो आप इसमें ये पॉइंट लिख देंगे, आपको आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आपको मैंने बता दिए। पूरी दुनिया दो गुटों में विभाजित होने लगी थी। नव स्वतंत्र देशों को अपनी स्वतंत्रता फिर से खोने का डर लग रहा था। तभी गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ। जब भी क्या हुआ, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या करा, नव स्वतंत्र राष्ट्रों से ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अपने को अलग रखने का मौका दे दिया। उन्होंने कह दिया कि आप इनमें से किसी गुट में मत जाओ, अपना विकास स्वयं करो। तो इसमें 5 देशों की जो महत्वपूर्ण नेता रहे उनके बारे में जान लेते हैं। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, घाना के वामा एनक्रुमा, युगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो, यह 5 गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। अगर आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ और किस वर्ष हुआ, तो 1961 बेलग्राड में हुआ, जिसमें क्या 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। तो गुट निरपेक्ष आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों गुटों में से किसी में शामिल ना होकर अलग रहकर अपना विकास करना और इन दो गुटों के बीच मध्यस्थता कराना, यानी कि युद्ध की स्थिति को टालना। भारत और शीत युद्ध जान लेते हैं। भारत और शीत युद्ध, भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग करा। भारत क्या अमेरिका सोवियत संघ के किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। भारत ने क्या उपनिवेश से चंगुल से मुक्त हुए नव राष्ट्रों को महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। और साथ देखिए, अगर मैं 3 पॉइंट में आपको कवर करा देता हूँ, क्या करा, भारत किसी भी गुट में नहीं गया और जो नए राष्ट्र जो स्वतंत्र हुए थे उनको इन गुटों में जाने से रोका। साथ ही साथ इसने क्या करा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के थ्रू जो इनके बीच युद्ध हो रहे थे, अमेरिका और जो सोवियत संघ के बीच युद्ध की स्थिति बन रही थी, उनको भी इसने रोका। प्रतिद्वंदी देशों के बीच मध्यस्थता का कार्य किया। लेकिन कुछ आलोचना हुई है भारत की कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही। भारत ने क्या करा, स्वयं 1971 में सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता की संधि कर ली। कुछ लोगों का ये कहना था कि भारत स्वयं ही अपनी जो बात पर नहीं टिक सका, 1971 में क्या करा, ये सोवियत संघ के गुट में एक तरह से चले गया। सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ये आ जाता है कभी कोई क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT क्या है? वायुमंडल, अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर, क्या वायुमंडल, आकाश में, अंतरिक्ष में, पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि, यानी कि एक संधि हुई थी LTBT। इसमें क्या कर दिया गया, वायुमंडल, अंतरिक्ष, पानी के अंदर क्या परमाणु के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। 10 अक्टूबर 1963 से यह संधि लागू हो गई। यानी कि इन देशों ने संधि कर ली थी कि कोई भी देश वायुमंडल, अंतरिक्ष और पानी में क्या करेगा, परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा, परीक्षण नहीं करेगा। परमाणु अपसर संधि देख लेते हैं। यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देता था, बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकता था। यानी कि क्या हुआ था, इन देशों पे तो परमाणु बम थे, इन्होंने एक संधि करवा दी कि परमाणु प्रसार संधि, कि जो अन्य देश हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, जो अन्य देश हैं जिनके पास परमाणु बम नहीं है, तो अब क्या ये परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण संधि हो जाएंगी आपकी। तो उसके बाद हम देख लेते हैं स्टूडेंट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट हैं, जो इन डेटों पर कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी हैं उनको जान लेते हैं। 1947 में क्या होता है, ये साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो ट्रूमैन, उनका एक सिद्धांत दिया जाता है। इन्होंने क्या करा था, पश्चिमी यूरोप की आर्थिक सहायता का सिद्धांत दिया था। इसी के तरह ही 1947 से 52 के लिए आपका मार्शल प्लान है। मार्शल प्लान में भी क्या करा गया, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका की सहायता, यानी कि अमेरिका ने क्या करा था, जो पश्चिमी यूरोप था, ये आपका जैसे पश्चिमी यूरोप, ये पूर्वी यूरोप, तो पश्चिमी यूरोप की सहायता किसने करी थी, अमेरिका ने, ताकि यहाँ क्या साम्यवादी ना आ सके, अपनी जो शक्ति का प्रसार ये यहाँ पश्चिमी यूरोप में ना कर सकें, इसलिए इन्होंने क्या मार्शल प्लान दिया था।
अभी इन्हीं घटना के आधार पे क्या हो जाता है, 1948-49 में क्या कर लेता है सोवियत संघ, क्या कर लेता है, पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों के लिए जो अमेरिका आपूर्ति कर रहा था उसको क्या कर देता, सोवियत संघ ने क्या करा, अपने विमानों से उड़ा दिया। यानी कि मैं कहूँ सोवियत संघ ने क्या इसकी बर्लिन की घेराबंदी कर ली। अमेरिका और उसके जो साथी देश थे, पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे क्या करा, सोवियत संघ ने अपने विमानों से उड़ा दिया। 1950 से 53 में कोरियाई युद्ध, 1954 में आपका वियतनामियों के हाथों क्या हुआ, ये आपके फ्रांस की हार हुई, जनेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1954 से 75 के बीच क्या है, अमेरिका में वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप। अगर 1954 से 75 तक देखते हैं तो वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप। 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना जाता है। अगर सेंटो दे देगा तो आप 1955 देख लेंगे, 1955 में सेंटो का निर्माण हो गया था। उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण डेट हैं जो घटना घटी हैं, 1961 की जो क्यूबा में क्या अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स पर आक्रमण, 1961 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है आपकी, कौन सी वाली, ये नोट कर लेंगे आप। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी हुई है। कब हुई है बर्लिन की दीवार, 1961 में। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट, 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट। 1965 में डोमिनियन पब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत संघ हस्तक्षेप। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन का दौरा। 1978 से 89 के बीच कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। 1979 से 89 तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1985 में गोरबेचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ की, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है। 1989 में बर्लिन दीवार गिरी, ये आपकी 1961 में खड़ी हो रही है। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी। पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन जारी हो गया। 1919 में जर्मनी का एकीकरण। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति होगी। जो आपका अगला चैप्टर आएगा उसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हमने अपनी तरफ से आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है दे दी है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा या आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो जल्दी ही अपने जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका उसके साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।